सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। और एक बार फिर से आप सबसे मिले हैं यूनाइटेड लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज केमिस्ट्री में हम लोग लेकर आए हैं अगला चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th के पर्पज से भी, और आगे 11th और 12th क्लास में आप लोग अगर साइंस स्ट्रीम लेके चलना चाहते हैं तो वहां के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यह चैप्टर चुनने का एक वजह और रही कि अक्सर लोग जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़ा टफ समझते हैं। निश्चित तौर पे ऑर्गेनिक एक प्रॉपर फार्मूले के अंतर्गत चलती है, तो अगर इसे समझ लिया जाए तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, यह आप लिख के रख लीजिए। और आज हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भी। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने लिए हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ा हो, मगर जितनी चीजें आपको बतानी है वो इससे कहीं ज्यादा आपको मिलेंगी। यानी एनसीईआरटी के साथ साथ जो आप लोगों की रेफरेंस बुक होती हैं और आगे आने वाले क्लासेस में जो बुक्स होंगी उनके टॉपिक्स भी आपको साथ में एक्सप्लेन किए जाएंगे, क्योंकि उन्हीं से पूरी बात आपको समझ में आएगी। तो ये आपको पूरा पैकेज मिल रहा है एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक का यूनाइटेड लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और शुरू करते हैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पीरियोडिक टेबल में बेटा अब आपके कोर्स से हटा दिया गया है चैप्टर, वरना हम लोग इस पर भी डिस्कशन करते। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं रखा गया, हालांकि आईसीएससी के सिलेबस में अभी भी है। तो जो आईसीएससी वाले बच्चे हम लोगों से जुड़े हों उनके लिए फिर किसी दिन इस पर भी डिस्कशन कर लिया जाएगा। पीरियोडिक टेबल में 6th नंबर पर, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, एक एलिमेंट रखा गया, नाम है कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान एंड देन कार्बन। कार्बन की अपनी पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के विषय में बात करेंगे। तो थोड़ा सा आपको बता दें, जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ अर्लियर डेज में, तो उस समय कंपाउंड्स को दो पार्ट में हम लोगों ने बांटा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें कहा गया जो हम लोगों को नॉन लिविंग रिसोर्सेज से मिलते थे। पुराने जमाने की बात मैं कर रहा हूं, जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था धीरे धीरे। नॉन लिविंग रिसोर्सेज से जो कंपाउंड हमको मिलते थे उन्हें हम लोगों ने कहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्चुअली ऑर्गेनिक वर्ड ऑर्गेन नाम के वर्ड से बनाया गया, और ऑर्गन का मतलब ही होता है लिविंग सेल्स। जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, उनको लेकर जो कंपाउंड्स हमको मिले, लिविंग बीइंग्स में जो कंपाउंड मिले, उन्हें कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये दो क्लासिफिकेशन हम लोगों के किए गए। क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यहां शुरू होता है, तो थोड़ी सी कहानी आपको मैं बता देता हूं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं हम लोग, कहां से ऑर्गेनिक वर्ड में कार्बन कहां से इंट्रोड्यूस हुआ। मैंने भी बताया आप लोगों को कि जब ऑर्गेनिक वर्ड हम लोगों ने लिया तो उसका मतलब हम लोगों ने कहा लिविंग बीइंग, यानी लिविंग बीइंग से जो कंपाउंड मिले उन्हें कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस पर सबसे पहली थ्योरी एक साइंटिस्ट थे, जानते होंगे आप लोगों ने, नाम सुना होगा, मिस्टर बर्जीलियस। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? इन्होंने कहा जितनी भी लिविंग बीइंग है वर्ल्ड में, दुनिया में, उन सब के अंदर उनके लिविंगहुड के लिए एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का नाम है वाइटल फोर्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड होते हैं वो सब इसी फोर्स के द्वारा होते हैं। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहना चाहें तो मिस्टर बर्जीलियस ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल लिविंग बीइंग से ही बनते हैं, नॉन लिविंग बीइंग से नहीं बनते। और यहां से कहानी ने एक बड़ा मजेदार मोड़ लिया। इनके एक स्टूडेंट थे फ्रेडरिक वॉलर, मिस्टर फ्रेडरिक वॉलर। उन्होंने एक काम किया, पिछले भी चैप्टर में मैंने आपसे कहा था बेटा, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो
अपने आप हुई और फिर फर्दर उन पर रिसर्चेस हुए। जैसे रेडियो एक्टिविटी की घटना ले लीजिए, वहां पर भी ऐसे हुआ, तो कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ। फ्रेडरिक वोलर ने काम किया। क्या काम किया इन्होंने दो कंपाउंड ले लिए। कौन से? अमोनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन मिस्टर वोलर ने पोटेशियम साइनेट, नाम याद रखिएगा, साइनाइड नहीं बोला मैंने, पोटेशियम साइनेट, इससे जब रिएक्शन कराई तो इनको क्या मिला? ही गॉट ट्वाइस ऑफ अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट। ये कंपाउंड मिल गया इनको, अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट को मिस्टर वोलर ने लेबोरेटरी में जब गर्म किया, NH4CnO, इसे जब गर्म किया तो एक रिएक्शन हुई बेटा। याद करिए, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी थी, वहां मैंने बात भी की थी इसकी। तो एक रिएक्शन होती है यहां रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, फिर से थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, कि जो कंपाउंड के एटम्स हैं वो उसी कंपाउंड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर जाते हैं। वही रिएक्शन यहां पर हुई एंड इट गिव्स यू अ न्यू कंपाउंड NH2CONH2। दिस इज अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। और ये जो नया कंपाउंड मिला बेटा, इस कंपाउंड का नाम दिया गया यूरिया। फ्रेडरिक वोलर ने इसका नाम क्या बताया? यूरिया। एक्चुअली यूरिया नाम देने के पीछे भी एक कहानी है। यूरिया वर्ड यूरिन से बना। ऐसा माना जाता है कि फ्रेडरिक वोलर ने सबसे पहले इसे यूरिन से ऑब्टेन किया और इस वजह से इसका नाम यूरिया दिया गया। अब यूरिया, यूरिन तो ह्यूमन बींग्स या जो भी आपके लिविंग बींग्स होते हैं उनमें है। तो जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, लेबोरेटरी में जब देखा गया तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से मिल गया? अमोनियम साइनेट से। और अमोनियम साइनेट कैसा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन लिविंग कंपाउंड है। इस तरीके से मिस्टर फ्रेडरिक वोलर ने अपने जो इनके सर थे बर्जीलियस साहब, उनकी उस थ्योरी को कंट्राडिक्ट कर दिया। द वाइटल फोर्स थ्योरी वाज कंट्राडिक्टेड। रिमेंबर, यहां से MCQ बनते हैं आप लोगों के। हु कंट्राडिक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी? ही वाज फ्रेडरिक वोलर। Who proposed vital force theory? Mr. Berzelius. What was the first ever organic compound synthesized in laboratory? That was urea. From which compound this compound was synthesized? This was ammonium cyanate. Clear? ये सब MCQ बनते हैं इस टॉपिक से। तो इस तरीके से बेटा सबसे पहले वर्जिलियस ने जो वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज की थी वो थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, फ्रेडरिक वोलर ने कंट्राडिक्ट कर दिया। अब एक क्वेश्चन उठा कि लिविंग बीइंग वाली थ्योरी तो कंट्राडिक्ट हो गई, गलत साबित हो गई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन क्या दिया जाए? और ऐसा देखा गया, रिसर्चेस की गई इस पे। जब रिसर्चेस की गई बेटा तो यह देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें एक एलिमेंट 100% प्रेजेंट है, निश्चित तौर पे मौजूद है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, बाकी कोई एलिमेंट होने हो, एक जरूर है। कौन सा है? और उसका नाम क्या है? दिस वन, कार्बन। तो यहां से एक नई डेफिनेशन दे दी गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और क्या कहा गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कार्बन और कार्बन से बने हुए जितने कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। दैट्स व्हाई ये चैप्टर जहां से आपका शुरू होता है आपकी बुक में, यहां से आगे की जो केमिस्ट्री है उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। आई थिंक आप लोगों की बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन अगला टॉपिक आपका आता है। अब कार्बन के एक नेचर मैंने कहा एटॉमिक नंबर 6, ध्यान से समझिएगा बेटा। एटॉमिक नंबर 6 सिंपल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं तो 2 and 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। बेटा जब आप लोग नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में आएंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। आई होप 9th में भी आपने पढ़ा होगा, वैलेंसी नाम से एक चैप्टर, और वहां आप लोगों ने
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी पढ़ा होगा तो वहां आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसी केमिकल बॉन्डिंग के लिए। और ये जो एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल दीज एलिमेंट दे ट्राई टू गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट इनर्ट गैस। कैसा कॉन्फ़िगरेशन ये अपना अटेन करना चाहते हैं? जो इनका सबसे करीब वाला इनर्ट गैस है उसके जैसा ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। जैसे इनर्ट गैसेस में कुछ के नाम लिख लेते हैं, हीलियम 2, नियॉन 2 and 8, आर्गन 18 288 and krypton 36 2 8 18 8। रिमेंबर, हीलियम हैज ओनली वन सेल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे हम लोग डुप्लेट कहते हैं। बाकी जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं इन सबके क्रिप्टन है, जीनॉन है, रेडॉन है, जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, हालांकि अब इन्हें इनर्ट गैसेस भी नहीं कहते हैं। नाउ दीज आर नोन एज नोबल गैसेस, क्योंकि जब आप अगले क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे अंडर सम सर्टेन कंडीशंस जीनॉन के कुछ कंपाउंड XeF2, XeF4, XeF6 ये अब तक ऑब्टेन हो चुके हैं। इसीलिए अब इन्हें इनर्ट मींस नॉन रिएक्टिव, यानी किसी से रिएक्शन नहीं करती। बट चूंकि जीनॉन के कुछ कंपाउंड मिल गए हैं, इसके बाद जीनॉन आता है, इसके कंपाउंड कुछ मिल गए हैं, इसलिए अब इन्हें इनर्ट न कह के नोबल गैसेस कहा जाता है, क्योंकि बहुत स्पेशल कंडीशंस पर ही इनकी रिएक्शन होती है। तो ये जितने भी गैसेस आप देख रहे हैं इन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 जिसे आप लोग ऑक्टेट कहते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं बेटा वो कोशिश करते हैं कि वो इन्हीं इनर्ट गैसेस जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लें, और इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो वो भी स्टेबल हो जाएंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल हो जाएगा। अब उस पर्पज के लिए मेन तो 2 काम है। इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है या गेन करना पड़ता है, या तो लूज करेगा या गेन करेगा। मगर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जहां पर ये दोनों ही प्रोसेस नहीं हो पाते, ना इलेक्ट्रॉन लूज करना ना गेन करना। वहां एक तीसरी चीज होती है, क्या? आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पे। कार्बन जैसे मैंने कहा, अब सपोज कर लीजिए हीलियम के बाद हम लिथियम ले लें, Li एटॉमिक नंबर 3। ऑब्वियस सी बात है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। ये जो लिथियम है ये हीलियम के क्लोजर है, इट इज क्लोजर टू हीलियम रादर देन नियॉन। तो ऑब्वियस सी बात ये हीलियम जैसा बनना चाहेगा 2 and 1, और हीलियम जैसा बनने के लिए ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दैट्स व्हाई लिथियम गेन्स 1 पॉजिटिव चार्ज, और जितना उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया वही उसकी वैलेंसी हो जाती है, यानी इसकी वैलेंसी 1। कुछ बुक्स में, मैं नाम नहीं लूंगा किताबों का, मगर वो लोग वैलेंसी को भी +1 -1 करके रिप्रेजेंट कर देते हैं 10th लेवल पर। नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइन के साथ हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। वैलेंसी इज नथिंग एल्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन और शेयर्ड बाय एनी एटम, इसलिए हम लोग जनरली उसको साइन के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते। फिर भी आपके कॉलेज में अगर किया हो तो मैं एक हिंट दिए दे रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो प्लस साइन के साथ, और अगर गेन कर रहा है तो माइनस साइन के साथ। मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर अपने टीचर से वहां ऐसा डिस्कस करने लगे जिससे आपका बैड इंप्रेशन पड़े। हालांकि जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो वहां ये पढ़ेंगे कि हम लोग हमेशा साइन के साथ ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि वैलेंसी को। चलिए, तो लिथियम की वैलेंसी 1 हो गई, बेरिलियम 4। ऑब्वियस सी बात है, बेरिलियम भी हीलियम के नजदीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का नेचर रखेगा। हालांकि 11th में आप आएंगे तो एक रूल पढ़ेंगे, फजांस रूल, और पढ़ेंगे वहां कि यह भी कोवेलेंट नेचर का होता है।
फिर भी अभी 9th लेवल या 10th लेवल की अगर हम बात करें तो वहां के लिए मैं कह रहा हूं कि 2n2, तो अगर 2 लूज कर देगा तो डाई पॉजिटिव बन जाएगा और वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बोरान की वैलेंसी 5, 5 भी हीलियम के नजदीक है, तो ये क्या करेगा? 3 लूज करने की टेंडेंसी अगर रख लेगा, ट्राई पॉजिटिव बन जाएगा और वैलेंसी 3 हो जाएगी। फ्लोरीन 9, ऑब्वियस सी बात है 10 के नजदीक है, इनके जैसा बनने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिंगल नेगेटिव और वैलेंसी फिर 1 हो जाएगी, या आप अपने लैंग्वेज में कह लीजिए -1 हो जाएगी। ऑक्सीजन 8, 10 जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 लेगा तो डबल माइनस, वैलेंसी 2 हो जाएगी या -2 कह लीजिए। नाइट्रोजन 7, किसके जैसा? 10 जैसा बनना चाहेगा तो 2 and 5, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और 3 लेगा तो ट्रिपल नेगेटिव, वैलेंसी 3 हो जाएगी। अब इतने सबके बीच में जरा ध्यान से देखिएगा, ये साहब बैठे हैं, नाम है कार्बन। इधर के मैंने बता दिया आपको, इधर के मैंने बता दिया आपको इनका क्या नेचर रहेगा। कार्बन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन दोनों इनर्ट गैसेस के जस्ट इन बिटवीन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड के बिल्कुल बीच में है। अब जब दोनों के एग्जैक्ट मिड में आ गया, उसकी वजह है, जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे भी कि ऐसी क्या वजह है। फिर भी अभी ये जान लीजिए, जब दोनों के मिड में आ गया तो ना इलेक्ट्रॉन ये लेने की टेंडेंसी रखता है, ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में बेटा वैसे भी जान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना या 3 इलेक्ट्रॉन देना यही बहुत कठिन है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसके लिए। और 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ लेना या 4 दे पाना ये तो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में कार्बन का जो नेचर होता है ये ना इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर रखता है ना देने का। फिर इसकी वैलेंसी इसकी कैसे पूरी हो? तो ये क्या करता है, ये कार्बन बाकी एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लीजिए कि आप 2 दोस्त हैं, एक दोस्त के पास बहुत पैसा है, एक के पास थोड़ा कम पैसा है, और दोनों दोस्त ये चाहते हैं कि भाई दोनों का कुछ बिजनेस चले। जिसके पास ज्यादा पैसा उसने कम वाले को डोनेट कर दिया, तो कम वाले का भी अपना बिजनेस शुरू हो गया, ज्यादा वाले का तो चल ही रहा। एक तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करना। दूसरी कंडीशन, 2 दोस्त हैं और दोनों के पास पैसे की कमी है तो पैसा, बट इतना सफिशिएंट पैसा नहीं है कि दोनों में से कोई अकेले कोई बिजनेस कर सके। तो दोनों ने क्या किया, आपस में कंबाइन कर लिया एक दूसरे के साथ, और दोनों ने मिलकर एक बिजनेस किया। मिलकर बिजनेस करना केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कोवैलेंसी कहलाता है। अब बिजनेस कौन सा अच्छा है? जिसमें पार्टनरशिप कैसी हो, 50-50 की, जिससे फायदा हो। अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो वो भी आपको बराबर मिले, और घाटा हो तो भी बराबर हो, किसी को कम ज्यादा ना हो। तो उस कंडीशन में बस कोवैलेंट बॉन्डिंग की यही डेफिनेशन दे दी गई। क्या? द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स की तरफ से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है तो उसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। और ये जो कार्बन भाई साहब हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना दे पाने की कंडीशन में है, ना 4 इलेक्ट्रॉन ले पाने की कंडीशन में है। इस वजह से क्या करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और जब शेयरिंग करते हैं तो इस शेयरिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैंने नाम दिया कोवैलेंट बॉन्डिंग। कैसी शेयरिंग? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बोथ एटम। When 2 atoms share equal number of electrons together, this type of bonding is known as covalent bonding, and the bond is covalent bond. The compound is also known as covalent compound. इसीलिए कार्बन का नेचर कैसा होता है, कोवैलेंट नेचर होता है, जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगला टॉपिक आपका आता है एलोट्रॉप्स। अब यहां भी एक चीज क्लियर कर दूं आपको, कार्बन के नॉर्मली हम लोग 2 एलोट्रॉप्स मानते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं, बच्चे लोग भी यही सोचते हैं। किसी बच्चे से जनरली पूछ लो कार्बन के सर एलोट्रॉप्स, भैया कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं? कहता 2 होते हैं सर। कौन कौन से? तो कहता है एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट।
ये तो सच है कि कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, जान लीजिए आप लोग, मगर वो डायमंड और ग्रेफाइट ही नहीं है। डायमंड और ग्रेफाइट तो दोनों एक ही फॉर्म में आते हैं। वास्तव में कार्बन के अगर देखा जाए वैसे तो हम लोग तीसरा एलोट्रॉप भी कह लेते हैं, मगर मेन पहले को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन, पहले क्या कहते हैं याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन, और दूसरे को अमार्फस। सिंपल लैंग्वेज में यह कह लीजिए एक क्रिस्टल फॉर्म में है और दूसरा अमार्फस फॉर्म में है। अमार्फस फॉर्म क्या होता है, एक टिपिकल सा वर्ड आ गया आप लोगों के लिए। अमार्फस का मतलब होता है जिसकी शेप डेफिनिट ना हो, फिक्स ना हो, वो अमार्फस है। और क्रिस्टल्स जो होते हैं उनकी शेप हमेशा फिक्स होती है, डेफिनिट होती है। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स मेन 2 मैंने कहा, पहला मैंने क्या कहा, क्रिस्टलाइन, और दूसरा अमार्फस। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है आपका, इसके 3 पार्ट होते हैं। क्रिस्टलाइन के 3 पार्ट होते हैं। इनमें कौन कौन सा, डायमंड, ग्रेफाइट और एक फुलरीन। अमार्फस जो होता है इसके 5 पार्ट होते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है, मैंने बता इसलिए दिया कि याद रखिएगा कि मेन आपके 2 हैं, क्रिस्टलाइन और अमार्फस। क्रिस्टलाइन के तीनों आपके कोर्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका है, डायमंड का, ग्रेफाइट का, फुलरीन का। डायमंड याद रखिएगा, बहुत अब तक हम लोग इसको हार्डेस्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि डायमंड में जो कार्बन के बीच में एक टॉपिक आता है बेटा, अभी जब मैंने कहा 11th क्लास में पढ़ेंगे, हालांकि उसके विषय में डिटेल में, एक टर्म शायद सुना हो आप लोगों ने, हाइब्रिडाइजेशन। तो डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सिंपल लैंग्वेज में यह मान लीजिए कि डायमंड में जो कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस वाले, ये 4 के चारों बॉन्डेड होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। किसमें, डायमंड में। यही वजह इनका एक तो हार्ड होने का, और दूसरी यही वजह है कि डायमंड कैसा होता है, ये आपका इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किससे, डायमंड से। रिमेंबर, ग्रेफाइट ऐसा नहीं है, ये डायमंड का अपोजिट है। क्यों, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी की जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इंसुलेटर नहीं है, ये कंडक्टर में गिना जाता है। और ग्रेफाइट्स में वैसे भी ये जो ग्रेफाइट होता है ये लेयर फॉर्म में होता है, एक के ऊपर एक एक लेयर। जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे, आगे ग्रेजुएशन करोगे, तो वहां इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप लोग। तीसरी थोड़ी सी कहानी आपको बता दूं, ये जो तीसरा फॉर्म इसका बताया गया, फुलरीन। वास्तव में कार्बन के साथ एक चीज और है बेटा, आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक आगे आने वाला है कि कार्बन का जो नेचर है, वर्सटाइल नेचर, वहां पे टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। आप लोगों ने कभी भी अपनी लाइफ में यह नहीं देखा होगा कि एक सोडियम दूसरे सोडियम से ऐड हो जाए या कंबाइन हो जाए। अगर कंबाइन हुआ भी तो सोडियम सोडियम से नहीं होता है, बाकी किसी एलिमेंट से होता है। सपोज Na2O, तो इस ऑक्सीजन से 2 सोडियम अलग अलग कंबाइन होते हैं। एक सोडियम इधर से कंबाइन है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और दूसरा सोडियम दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। या ये कह लीजिए कि ये दोनों सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देते हैं, और इस तरीके से ऑक्सीजन पे जो है डबल नेगेटिव चार्ज और दोनों सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब बात आगे आती है, सोडियम तो 2 सोडियम आपस में नहीं जोड़ते हैं, मगर कार्बन के अगर हम लोग अटैचमेंट की बात करें, आगे मैंने कहा भी इस पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो एक कार्बन दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे चौथा, पांचवें पांचवा, छठे से ये जुड़ते ही चला जाता है। और अब तक प्रेजेंट टाइम तक 60 to 70 कार्बन की एक चेन मिली। 60 to 70 कार्बन, सच लार्ज नंबर। उस चेन वाले जो कंपाउंड है वो, उसका जो शेप होता है बेटा, वो शेप, एक आर्किटेक्चर इंजीनियर थे वो साहब, जो डोम्स बनाते थे, उन डोम्स के शेप से उसका शेप बहुत मिलता था।
और उनका जो सज्जन थे उनका नाम था बकमिंस्टर फुलरीन, नाम था बकमिंस्टर फुलरीन। तो चूंकि इस कंपाउंड का शेप उनके डोम से मिलता था, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम क्या दे दिया गया? फुलरीन। क्या नाम दे दिया गया? फुलरीन नाम दे दिया गया। अब साथ में एक चीज और बता दूं, यहां पर जो कंपाउंड मिला उसमें मैंने कहा उसका जो शेप है वो बिल्कुल फुटबॉल जैसा होता है, सॉकर बॉल। और वो जो शेप है सॉकर बॉल जैसा, इसी वजह से उसे हम लोग बोलते हैं बकी बॉल, बकी बॉल। बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर ही वो नाम पड़ा। क्या? जो शेप है फुटबॉल जैसा वो सॉकर बॉल, और बाकी मैंने क्या कहा उसका नाम क्या पड़ गया? फुलरीन। क्यों नाम पड़ा फुलरीन? क्योंकि इसका शेप जो वो साहब डोम्स बनाते थे उनके जैसा शेप होता था। तो 3 ये हो गए। आपके जो अमार्फस हैं ये 5 तरह के होते हैं, मैंने बताया। इनमें सबसे मेन कोयला जिसे कहते हैं आप लोग, फिर आपका इसी में लैम्प ब्लैक है, इसी में आपका कार्बन आपका है, और इसी में आपका जो हम लोग ये स्मोक वगैरह होता है। तो ये 5 इसके अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स की बात करके जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आ जाता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वही चीज जो मैंने अभी पीछे आपको बताई कि कार्बन की इतनी लंबी चेन कैसे पॉसिबल है एक साथ। अब तक अगर देखा जाए बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई है। इन 118 में 117 एक तरफ और एक एलिमेंट एक तरफ, जिसका नाम है कार्बन। क्या नाम है? कार्बन। एक तरफ इन 117 की फैमिली है। फैमिली मींस, रिमेंबर फैमिली इज अ केमिकल वर्ड, यहां केमिस्ट्री से रिलेटेड फैमिली है। फैमिली का मतलब उसके जो कंपाउंड है। एक तरफ 117 की फैमिली है और एक तरफ एक एलिमेंट की फैमिली है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस एक एलिमेंट की फैमिली में अब तक मोर देन 10 मिलियन, 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ज्यादा कंपाउंड अब तक ऑब्टेन हो चुके हैं। तो ये तो बात उठती है कि इस कार्बन के अंदर ऐसा कुछ तो खास है, कुछ तो है जिससे इसके इतने कंपाउंड क्यों मिले। तो उसका जवाब यही है कि इसका नेचर कैसा है? वर्सेटाइल नेचर। अब प्रश्न उठता है ये वर्सेटाइल नेचर में क्या है ऐसा सर? तो याद रखिएगा, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की। कई सारे एलिमेंट में है पीरियोडिक, आपके यहां बुक में है कि बाकी एलिमेंट में ऐसा नहीं, मगर ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर्टी कई सारे एलिमेंट्स में है, मगर वो भी बताऊंगा भी आपको। मगर इस प्रॉपर्टी का नाम है बेटा कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू कंबाइन विद द सेम एटम एंड टू फॉर्म अ चेन। एक एटम आपस में जुड़कर एक चेन फॉर्म कर ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। ये थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन में ही ले लीजिए, O3 एक बनता है एलिमेंट, ओजोन, फास्फोरस P4, 4 फास्फोरस एटम आपस में जुड़ सकते हैं। ये बता दे रहा हूं कि बाकी एलिमेंट में भी ये टेंडेंसी है। सल्फर S8 स्ट्रक्चर सल्फर में होता है, जिसे आप लोग क्राउन शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। मगर जर्मेनियम में भी होता है। मगर ये आप देख रहे हैं ना, सल्फर में मैक्सिमम देखा गया 8। कितने? मैक्सिमम 8 एलिमेंट, 8 एटम एक साथ कंबाइन। मगर कार्बन में भी मैंने क्या बताया था? 60 to 70, इतनी लंबी चेन। तो भाई जाहिर बात, चेन का मतलब है, आप सिंपल अपने ऊपर अगर लीजिए तो आपके दोस्तों की चेन जितनी बड़ी होगी, दोस्तों की संख्या भी तो उतनी ज्यादा होगी। कार्बन की चेन जितनी बड़ी होती जाएगी, उसके कंपाउंड भी उतने ही ज्यादा होते जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक रीजन फॉर द सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। एक्चुअली बेटा, जब कार्बन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया, तो अब नेक्स्ट टर्म जब हम लोग करेंगे तो पूरा क्लासिफिकेशन अलग से कर लेंगे, और वहां पर यह टर्म आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वाला। फिर भी चूंकि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए,
जब आप लोगों ने वैलेंसी पढ़ी और वैलेंसी में स्पेशली कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। क्या बेटा, अगर दो एटम आपस में वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन ईच कह लीजिए, तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड सिंपली। और उसे हम लोग एक ऐसे, ये सिंपल एक ऐसी लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो उसे जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड, और इसे हम लोग 2 लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, 3 लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता, जानते हैं आप लोग। दूसरा हाइड्रोजन है, इनके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन हीलियम के क्लोजर है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। दोनों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, ये शेयरिंग हो गई, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया एट सिंगल बॉन्ड एच, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो कैसा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया आपने, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। ऑक्सीजन है 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखिए ऑक्सीजन के पास 2, 2, 4, 6, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 हैं। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 2, 4, 6, दोनों ने कितने कितने की शेयरिंग कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब आप कहेंगे सर जो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, ये इन्हें हम लोग डॉट के फॉर्म में ऐसे दिखा देते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, इन्हें तो हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। और जो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, ये खाली वाले बैठे हैं, ये इन्हें हम लोग कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इज इट क्लियर? अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। नाइट्रोजन है 7, 2 और 5, तो इसे 8 पूरे करने के लिए 3 चाहिए, 1, 2, 3, 2, दोनों ने 3 की शेयरिंग कर ली। देखो 8 पूरे भी हो गए इनके, दोनों के 8 पूरे हो गए। और 3 की शेयरिंग के लिए इनके बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब बात आती फिर से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जानने के बाद। हाँ, एक चीज और बता दूं बेटा, 2 एटम, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी एटम 4 इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ गेन करता है, उसी तरह 2 एटम आपस में 4 इलेक्ट्रॉन को कभी शेयर भी नहीं करते। यह हो सकता है कि एक एटम बाकी 2 एटम के साथ 4 शेयर कर ले, एक एटम 3 एटम्स के साथ 4 शेयर कर ले, एक एटम 4 एटम के साथ 4 शेयर कर ले, मगर एक एटम दूसरे एटम के साथ 4 की शेयरिंग कर लेगा, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो जो सैचुरेटेड आपके कार्बन कंपाउंड हैं, रिमेंबर, उन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। यानी जितने भी सिंगल बॉन्डेड हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड हैं, वो सब सैचुरेटेड हैं। और जो डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड जो हैं, वो सारे कैसे, अनसैचुरेटेड हैं। एक्चुअली इसका रीजन भी होता है, जो डबल बॉन्ड होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, वो कंपैरेटिवली देखा जाए तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो उसमें नई चीज आकर जुड़ जाती, इसीलिए उसे हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। जब किसी चीज में कोई चीज आकर जुड़ जाए तो अनसैचुरेटेड हो गई। हम खाना खाने बैठे, भरपेट खाया हमने, अब आगे खाने की जगह नहीं, तो हमको क्या हो गया, हम सैचुरेटेड हो गए। मगर हम एक जगह से खा के उठे और अभी दूसरे सज्जन मेरे लिए फिर कुछ लेके आए, फिर हम खाने लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले से सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है।
तो जिनमें कोई चीज जुड़े और कोई चीज ऐड कहां पर होती है, याद रखिएगा ऐड दो ही जगह होगा कोई चीज, कहां, जहां या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, अनसेचुरेटेड, और जितने सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज यहां तक के टॉपिक को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसके आगे का टॉपिक लेकर चलेंगे आप लोगों को, बहुत मजेदार टॉपिक है। मैंने कहा कुछ चीजें इस पीपीटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और चूंकि आप लोगों से एक वादा किया है कि नेक्स्ट टर्म पे हम लोग जब क्लासिफिकेशन करेंगे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कहां से आए कैसे और इनका आगे क्या डिवीजन हुआ, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के बहुत लंबा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए जल्दी आप लोगों के बीच में इसी प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड लर्निंग के फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।